प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, समास प्रकरण आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इस समास प्रकरण में मैंने आप लोगों को अव्ययी भाव विभक्ति जो रूपी अव्ययी भाव समास पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अंदर अव्ययी भाव विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भाव, इसके अंतर्गत जो ये सूत्र है, इस सूत्र में से जो है कि विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि के अर्थ में जो प्रक्रम है इसका संधि कैसे होता है ये आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जितना पढ़ाया हूँ 3 एपिसोड में, आइए चौथे में देखते हैं हम लोग इसके आगे से क्या निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, आज 8वें प्रक्रम को लेकर के मैं आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। लिखा है शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, अर्थात शब्द का प्रकाश। इसमें भी देखिए अव्ययी भाव समास होता है। क्या लिखा है कि शब्द का प्रकाश के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। माने शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखिए लिखा है यहाँ पे हरि शब्दस्य प्रकाशः, तो क्या बन जाएगा इति हरि। इसका अर्थ देखिए लिखा है हरि शब्द का प्रकट होना। इति हरि जो है ये हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि। जैसे दूसरा देखिए लिखा है विष्णु शब्दस्य प्रकाशः इति विष्णु, अर्थात विष्णु शब्द का प्रकट होना। पाणिनि देखिए लिखा है पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः अर्थात इति पाणिनि, पाणिनि शब्द का प्रकट होना। ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः इति ज्ञानम, ज्ञान शब्द का प्रकट होना। ये देखिए शब्द प्रादुर्भाव के अंतर्गत, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में ये 4 उदाहरण आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसका मेन पर्पज यह है, इसका मेन सिद्धांत यह है कि परीक्षा में मान लीजिए पूछ लिया कि इति विष्णु, क्या लिखा है इति विष्णु, पूछेगा प्रश्न कि इति विष्णु नामक पद किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो आप क्या बताएंगे शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में समास हुआ है। और कौन सा समास हुआ है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास हुआ है। ठीक, देखिए लिखा है ना कि इति विष्णु, इति हरि, इति पाणिनि और इति ज्ञानम। ये देखिए शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। इतना आप जानते रहिए, यही परीक्षा में आता है। अब आइए देखते हैं हम लोग पश्चात के अर्थ। पश्चात का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे पीछे। देखिए लिखा है पश्चात मतलब पीछे। कह रहे हैं पश्चात के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए यहाँ पे आप शब्द प्रादुर्भाव को समझे। अब यहाँ पे जो सूत्र का 9वां पॉइंट है, इसमें आप पश्चात के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास समझ रहे हैं। देखिए लिखा है कि विष्णु पश्चात अर्थात अनुविष्णु, यानी विष्णु के पीछे। रामस्य पश्चात अर्थात अनुरामम, राम के पीछे। रथस्य पश्चात अनुरथम अर्थात रथ के पीछे। ध्यान दीजिएगा। शिष्यस्य पश्चात अर्थात अनुशिष्यम, शिष्य के पीछे। अब गोपालस्य पश्चात अर्थात अनुगोपालम अर्थात गोपाल के पीछे। पीछे का मतलब पश्चात, और पश्चात के अर्थ में भी कौन सा समास होता है, तो आप क्या बताएंगे अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा अनुविष्णु में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे अव्ययी भाव समास है। ये तो सस्ता हो गया, लेकिन इसी को देखिए थोड़ा सा कठिन करा जाएगा। पूछा जाएगा कि अनुविष्णु, अनुरामम, अनुरथम, अनुशिष्यम, अनुगोपालम में अव्ययी भाव समास किस अर्थ में हुआ है या किसके अर्थ में हुआ है, तो आप क्या बताएंगे पश्चात के अर्थ में हुआ है। ये देखिए इसका ट्रिक है अनु। अनु का मतलब हो जाएगा पीछे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पश्चात देखिए सब में अनु 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 लगा है। उपसर्ग से भी आप समझ जाएंगे कि अव्ययी भाव समास है, तो पकड़ लेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि अनुगोपालम में अव्ययी भाव समास किसके अर्थ में हुआ है, तो आप क्या बताएंगे
पश्चात के अर्थ में हुआ है। और अगर इसमें पूछे इति पाणी, इति विष्णु, इति हरि, किसके विषय में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो आप बताएंगे शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में समास हुआ है। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग 10वां, यथा के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। किसके अर्थ में, यथा के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। देखिए लिखा है यथा के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। और यथा के अर्थ में एक नहीं बल्कि 4 अर्थ प्रयोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यथा के 1 2 3 नहीं बल्कि 4 अर्थ प्रयोग में आते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। पहला है, देखिए, योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता के अर्थ में, ये यथई में है। विप्सा, विप्सा मतलब होता है दोहराना, विप्सा अथवा दोहराया जाना। पदार्थान वृत्ति या पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं जाना। सादृश्य अथवा समानता, ये देखिए यथा के अर्थ में 4 आ गए। इसको भी बड़े महत्वपूर्ण रूप से समझना है भैया, कि अभी तक तो एक ही एक था, लेकिन यहाँ पे यथा में भी 4 भेद आए, यथा में भी 4 प्रकार आए। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत यथा के अर्थ में भी 4 भेद आते हैं। पहला योग्यता अथवा लायक अनुकूलता के अर्थ में, विप्सा अथवा दोहराया जाना, पदार्थानुवृत्ति पदार्थों की सीमा के नहीं बाहर नहीं जाना, और सादृश्य अथवा समानता के। देखिए अब पहला आपका जो है यहाँ पे योग्यता के अर्थ में जो उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या, रूपस्य योग्यम अर्थात अनुरूपम, रूप के योग्य। ये देखिए योग्यता के अर्थ में आया नहीं, रूप के योग्य। फिर गुणस्य योग्यम अनुगुणम अर्थात गुण के योग्य। तो यहाँ पर भी अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर परीक्षा में पूछ लिया अनुगुणम, गुण के योग्य यहाँ देख रहे हैं, तो पूछा जाएगा अनुगुणम किसके अर्थ में है, तो आप क्या बताएंगे, यथा के अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है। तो दूसरा देखिए लिखा है विप्सा अर्थात दोहराना के अर्थ में। उदाहरण, अक्षम अक्षम प्रति, देखिए 2 बार दोहराया जा रहा है ना, अक्षम अक्षम, एकम एकम, गृहम गृहम, दीनम दीनम, अर्थम अर्थम, जन्म जन्म, छात्रम छात्रम, दिशम दिशम। तो इसमें लिखा गया है विप्सा, विप्सा मतलब दोहराए जाने के अर्थ में। समझ में आ रहा है, दोहराया जाए तो लिखा है इसके अर्थ में। देखिए तो अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, इसमें कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे, अव्ययी भाव समास है। लेकिन अव्ययी भाव प्रत्यक्षम में अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास होते हुए प्रत्यक्षम में किसके अर्थ में गया है, तो आप क्या बताएंगे, विप्सा के अर्थ में। और ये विप्सा कहाँ का है, तो आप क्या बताएंगे, यथा के विप्सा में है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे भैया देखिएगा, गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम, घर घर, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम प्रतिदिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लीजिए। प्रतिदिनम बहुत तेज परीक्षा में आता है, तो प्रतिदिनम किसके अर्थ में है, तो आप क्या बताएंगे, यथा के विप्सा में है। और आगे लिखा है अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, जन्म जन्म प्रति प्रतिजन्म, छात्रम छात्रम प्रति प्रति छात्रम, और दिशम दिशम प्रति प्रतिदिशम माने प्रत्येक दिशा। तो ये देखिए विप्सा अर्थात यथा के दूसरे पॉइंट दोहराया जाना के अर्थ में ये आपको उदाहरण मिला। अब तीसरा देखिएगा, इसी यथा का तीसरा भाग ग जो है, पदार्थान वृत्ति के अर्थ में भी उदाहरण, शक्तिम अनतिक्रम्य। अब देखिए अनति अनति आएगा जहां, वो किस में जाएगा, अव्ययी भाव समास में जाएगा। और अव्ययी भाव समास के किस में है, तो यथा के अर्थ में है। शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। बलम अनतिक्रम्य यथा बलम बल के अनुसार। समयम अनतिक्रम्य यथा समयम समय के अनुसार। बुद्धिम अनतिक्रम्य यथा बुद्धिम बुद्धि के अनुसार। ज्ञानम अनतिक्रम्य यथा ज्ञानम ज्ञान के अनुसार। तो यह किसके अर्थ में है, पदार्थान अतिवृत्ति के अर्थ में भी आया है। अब देखिए घ अंतिम है इसका, इसी यथा का घ सादृश्य, सादृश्य मतलब होता है समानता। ठीक,
तो लिखा है हरे सादृश्यम अर्थात हरि और स्वरूपम रूपस्य सादृशम स्वरूपम हरे सादृशम सहरि हरि की समानता और रूप की समानता। तो जहां सादृश्य प्रकरण आ जाए वह भी आपका यथा के अर्थ में अव्ययी भाव समास होगा। अब 11वें नंबर का देखिए कुल 16 है। 16 में 11वें नंबर अनुपूर्व का मतलब होता है क्रम के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ पदों के साथ सुबंत और सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास किसके अर्थ में? अनुपूर्व अर्थात क्रम के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए लिखा है देखिए लिखा है क्या लिखा है? ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम ज्येष्ठ के क्रम से वर्णस्य अनुपूर्वेण अनुवर्णम वर्ण के क्रमानुसार। अगर पूछा जाएगा कि अनुवर्णम अनुज्येष्ठम अव्ययी भाव समास हुआ तो किसके अर्थ में हुआ, तो आप क्या बताएंगे? ये देखिए अनुपूर्व के अर्थ में हुआ है। अगला देखिए 12वें नंबर पे है योग पद्य अर्थात साथ में होना। साथ होना के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। योग पद्यता साथ होना के अर्थ में चक्रेण युक्त सचक्रम चक्र के साथ और हर्षेण युक्त सहर्षम हर्ष के साथ। तो के साथ के अर्थ अर्थात योग पद के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। मित्रों ये 12 प्रकार से ये जो है कि इसमें सूत्र के अनुसार 16 थी लेकिन 12 तक बताया गया है। बाकी 4 आपको अगले चैप्टर में बताने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में किसके अर्थ में है ये जाहिर सी बात है अगर आ गया तो समस्या ना हो, इसलिए आप जानते रहिए। जैसे मान लीजिए कह दिया कि सहर्षम अव्ययी भाव समास, अगर पूछ लिया कि सहर्षम में समास है तब तो आप बता देंगे क्या? अव्ययी भाव समास है, ठीक। लेकिन अगर पूछ लिया गया सहर्षम में अव्ययी भाव समास किसके अर्थ में हुआ है तो के साथ अर्थात योग पद्य, ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर पूछ लिया अनुवर्णम में कौन की समास अव्ययी भाव हुआ लेकिन किसके अर्थ में हुआ तो आपको याद रखना है अनुपूर्व अर्थात क्रम के साथ। सादृश्य पदार्थानुवृत्ति के अर्थ में और विप्सा तथा योग्यता यथा के अर्थ में है, इसको भी आप तैयार रखिए क्योंकि यथा के 4 भेद हुए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद और ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण है, विप्सा वाला जो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है भैया। इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में कंसंट्रेट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। फिर पश्चात अर्थात पीछे के अर्थ में देखिए लिखा है विष्णु पश्चात अनुविष्णु रामस्य पश्चात अनुरामम रथस्य पश्चात अनुरथम शिष्य से पश्चात अनुशिष्यम गोपाल से पश्चात अनुगोपालम। पूछेगा अनुगोपालम किसके अर्थ में है तो आप बताएंगे पश्चात के। उसी प्रकार से शब्द प्रादुर्भाव। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्द ही मैं आप लोगों को अगले वीडियो से जोड़ता हूं। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, नमस्कार।